Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. Today's topic is India after independence, second part. In the first part, we have done about the major challenges in front of our government after the partition. In this part, we are going to study about a constitution is written, and the second is how the states to be formed. So a constitution is written. Now in the first part I told you that during the freedom struggle our leaders developed a vision for free India. क्या उनका विजन था? डेमोक्रेटिक सेक्युलर नेशन बेस्ड ऑन इक्वालिटी. ये उनका विजन था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारी कंट्री होगी डेमोक्रेटिक होगी, सेक्युलर एंड बेस्ड ऑन इक्वालिटी. Clear? And this lofty vision was expressed through constitution. ये जो बड़ा विजन था ये एक्सप्रेस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन. इसको उन्होंने एक्सप्रेस किया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन बिटवीन December 46 to November 49. ऑलमोस्ट अराउंड 3 साल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया. मीन्स these 3 years were the time for framing the constitution. Around 300 Indians from all over the India, they came and discussed about the political system of future India. उन्होंने डिस्कशन किया कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा. मतलब 3 साल तक उन्होंने डिस्कशन किया और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ. So around 300 Indians came from all over India, had many meetings on political future of India. The constitution came into effect 26 January 1950, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे. इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया या इसको इम्प्लीमेंट किया गया. एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स. कौन कौन से फीचर्स हैं बेटा? ये कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर हम सिविक्स में पढ़ चुके हैं, इसमें हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे. द फर्स्ट फीचर इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स राइट टू वोट, एंड दिस वॉज a revolutionary step because right to vote is given to each and every person of the country if the person attain the age of 21. मीन्स इनिशियली ये जो एज थी ये 21 थी, बाद में इसको कम कर दिया गया 18, जैसे अब 18 है. बट ये जो उन्होंने राइट दिया था टू वोट टू ईच एंड एवरी पर्सन, ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था. वाई मीन्स सारे लोगों को दे हैव गिवन द राइट टू वोट. इवन इन USA एंड UK भी ये जो सबको वोटिंग जो राइट था वो स्टेप्स पे मिला. इनिशियली द राइट टू वोट इज गिवन ओनली टू द रिच पीपल, एंड आफ्टर दैट दे इन्वॉल्व द एजुकेटेड पर्सनस. और फीमेल्स को तो राइट टू वोट के लिए बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ा, उसके बाद उनको राइट टू वोट मिला इन USA एंड UK. बट इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस राइट इज गिवन टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री. दैट्स वाई दिस वॉज द रिवोल्यूशनरी स्टेप. क्लियर? सेकेंड आपका आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ. Means every person of the country is equal before the law, either he is the president of the country or a common people. And especially the scheduled caste person, they'll get the same justice. क्योंकि उनको बहुत ancient time से neglect किया जा रहा था, लेकिन वो भी law के आगे सबको equality है. चाहे वो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता हो, चाहे रिच क्लास को बिलोंग करता हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर. सो मीन्स एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ. Clear? And the third feature is very important, untouchability abolished by law. अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया, जिसकी वजह से जो पहले अनटचेबल्स थे दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल. अब वो टेम्पल्स में भी जाने लग गए. दे वर नॉट अलाउड टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल. मीन्स हर चीज़ में उनका एक्सेस हो गया. ये टोटली अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो गई बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड नंबर 4th इज फेडरलिज्म.
means our country adopt a federalism. So what is federalism? Federalism means the existence of more than one level of government. In India, we are having the center government, state government and even the local government, जिसको पंचायत कहते हैं. एंड एवरी गवर्नमेंट गेट्स द राइट्स. सबको राइट है कि उनके जो अपने अपने लॉज बनाने के लिए. तो जैसे सेंटर की लिस्ट है, उस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पे सेंटर लॉज बनाती है. स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट में आपके आ जाते हैं फॉरेन रिलेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं जो सारी की सारी कंट्री को अफेक्ट करती है. स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है आपके एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उस पर. एंड वन मोर कंकरेंट लिस्ट, जो सब्जेक्ट्स सेंट्रल लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में नहीं है उनको कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, जिसमें सेंटर भी और स्टेट दोनों लॉ बना सकती है. बट एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट किसकी बात मानी जाएगी? सेंटर की. क्लियर. एंड फिफ्थ इज सेक्युलर. मीन्स इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग रह रहे थे. सो एवरी रिलीजन गेट्स द सेम वेटेज और सेम रिस्पेक्ट इन द कंट्री. हिंदुओं की यहाँ पे मेजॉरिटी है, लेकिन ये नहीं कि हिंदू रिलीजन को ज़्यादा वेटेज दिया जाए. एवरी रिलीजन, जो पासिस हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनको भी सेम रिस्पेक्ट मिलती है उस रिलीजन को जैसे हिंदूज को. दैट्स वाई इंडिया इज़ नोन एज द सेक्युलर कंट्री. और एक आपका मैं अभी लिखना भूल गई हूँ, सेपरेशन ऑफ पावर. separation of power because we have the three organs, legislature, judiciary and executives. इन सब की पावर भी अलग अलग डिस्क्राइब की गई है इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो एक दूसरे को हावी ना हो जाएं. इस वजह से दैट्स वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अडॉप्ट अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ parliamentary political system of India. Clear? So this is all about the constitution is written. Now come to the second part, how the states to be formed. States कैसे बनी? अब आप कहेंगे हमने तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स पढ़ लिया. ये इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इज़ डिफरेंट. सारी स्टेट्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम इंडिया को ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसके बाद स्टेट्स कैसे फॉर्म हुई. क्लियर. एंड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल in 1920s, the Indian National Congress promised once the country won independence, each major linguistic group would have its own province. Means 1920 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं उनकी अपनी प्रोविंस हम बनाएंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस. क्लियर. बट आफ्टर पार्टीशन जब हो गया, प्राइम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. वो इसके अगेंस्ट हो गए कि हम लिंग्विस्टिक बेस पे कोई भी स्टेट नहीं बनाएंगे, और सारी स्टेट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं, आपने प्रॉमिस किया था तो आपको लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनानी पड़ेगी. और क्यों मना किया, इसके पीछे भी एक सॉलिड रीज़न था, क्योंकि उन्होंने पार्टीशन के समय में देख लिया कम्युनल राइट्स, कम्युनल वायलेंस कितना ज़्यादा था. उन्होंने कहा अगर लिंग्विस्टिक बेस पे भी हमने यहाँ पे स्टेट्स क्रिएट की तो इससे भी यहाँ पे कम्युनल वायलेंस हो सकता है. इस वजह से उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं, हम लोग इस बेसिस पे, मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम कोई भी स्टेट फॉर्म नहीं करेंगे. और सबसे ज़्यादा जो प्रोटेस्ट किया था, द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट केम फ्रॉम तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी. मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी नीचे साउथ में, वहाँ से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हुआ. प्रोटेस्ट सब कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हुआ वो मद्रास प्रेसिडेंसी से हुआ कि हमें वी वांट आंध्रा. वो आंध्रा चाहते थे तेलुगु स्पीकिंग के लिए. एंड नेहरू जी मेट विद ब्लैक फ्लैग्स इन 1952 में इलेक्शन के चक्कर में जब नेहरू जी यहाँ गए तो उनको काले झंडे दिखाए गए और स्लोगन वहाँ पे लोग बोल रहे थे वी वांट आंध्रा. मतलब यहाँ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी ब्लैक फ्लैग्स वहाँ पे दिखाए गए. और यहीं पे
पोटी श्री रामुलू वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक। पोटी श्री रामुलू हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए कि जब तक हमारी स्टेट फॉर्म नहीं होगी मैं हंगर स्ट्राइक पे ही बैठूंगा। एंड ऑन December 15, 1952 आफ्टर 58 days ही डाइड। मीन्स 15 दिसंबर 1952 पे 58th डे के बाद ये जो श्री रामुलू थे उनकी डेथ हो गई। और इसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आया? सरकार के ऊपर। इन्होंने कहा कि अगर आप हमारी बात मान लेते तो पोटी श्री रामुलू की डेथ नहीं होती, जो शहीद हो गए हैं कि हमारी स्टेट बननी चाहिए। अब हार के डिसीज़न लिया गया कि अब तेलुगु स्पीकिंग के लिए आंध्रा एक स्टेट बनाई जानी चाहिए, ठीक है। अब और 1 अक्टूबर 1953 न्यू स्टेट ऑफ आंध्रा केम इनटू बीइंग। अब जब एक लिंग्विस्टिक स्टेट बन गई तो दूसरे लिंग्विस्टिक स्टेट्स नहीं बनी थी, लोगों ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि हमें भी एक अपनी सेपरेट स्टेट चाहिए। एंड आफ्टर दिस अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज सेटअप। एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया जो अपनी रिपोर्ट दे कि कैसे इन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करें। एंड इसका जो रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन आई इस कमीशन की इन 1956, इन्होंने कहा, क्या कहा अपनी रिपोर्ट में? redressing the district and provincial boundaries to form compact provinces of Assamese, जो इस आसामी लैंग्वेज बोलते थे तो आसाम के लिए, बंगालीज ऑब्वियसली बंगाल, उड़िया उड़ीसा, तमिलनाडु, मलयालम लैंग्वेज जो बोलते थे केरला स्टेट, एंड कन्नडा जो कन्नडा लैंग्वेज बोलते थे कर्नाटका। ये स्टेट्स बनाई जानी चाहिए, मतलब उनकी रिकमेंडेशन थी। एंड लार्ज हिंदी स्पीकिंग एरिया, जो हमारा नॉर्थ का जो हिंदी स्पीकिंग एरिया था, ऑल्सो बी ब्रोकन अप इनटू सेवरल स्टेट्स जहाँ पे हिंदी बोली जाती थी, ठीक है। ये है आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार, ये वाली स्टेट्स बनी इन 1960। मतलब ये तो रिकमेंडेशन थी, यहाँ आंध्रा बना। और उसके बाद जो बना है 1960 में बंगाल प्रेसिडेंसी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स। किन में? जहाँ पे मराठी लैंग्वेज बोली जाती थी उसको महाराष्ट्र स्टेट, गुजराती लैंग्वेज बोली जाती थी उसको गुजरात स्टेट बनाया गया। मीन्स आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स, महाराष्ट्र एंड गुजरात। एंड 1966 पंजाब वॉज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स या 2 स्टेट्स। पंजाबी जहाँ बोली जाती थी वो बना पंजाब, और जहाँ पे हरियाणवी बोली जाती थी उसको हरियाणा स्टेट बनाया गया। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी फॉर्म करने के लिए बताया गया, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा। तो इस तरह हमारी स्टेट रीऑर्गेनाइज की गई। किसकी रिकमेंडेशन पे? ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसको सेटअप किया था हमारी गवर्नमेंट ने। क्लियर बेटा? बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह हमारी स्टेट्स को फॉर्म किया गया। अगर आपको अच्छा लगा है, इंटरेस्ट आया है, देन you like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.